दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, बिहार की राजनीति दिलचस्प मोड़ पर पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। कहां एक तरफ नीतीश कुमार के स्वास्थ्य और उसमें भी कुछ लोग उनके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर सवालिया निशान खड़े कर रहे थे, वहीं नीतीश कुमार ने नहले पर दहला दे मारा। चिराग मॉडल की हवा निकालने की कोशिश कोशिश की है। और एक तरफ जहां लालू यादव का परिवार राजनीतिक तौर पर तेज प्रताप यादव की कथित गतिविधियों की वजह से टूटता दिखाई दे रहा है, तो वहीं रामविलास पासवान के घर में यानी चिराग पासवान के घर में नीतीश कुमार ने बड़े ही करीने से ऐसी सेंध लगा दी है, जिसके बाद अब बिहार की पासवान राजनीति और पासवान वोट बैंक नए सिरे से शिफ्ट तो नहीं होगा। और शिफ्ट नहीं होगा तो चर्चाओं के रूप में चिराग पासवान की राजनीति को कमजोर तो नहीं करेगा। ये चर्चाएं शुरू हो गई है। और इन सब के बीच जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विक्रमगंज में प्रधानमंत्री की रैली से लौटते ही अपने बेहद विश्वस्त मंत्री बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव के साथ तकरीबन सवा घंटे तक 1-to-1 गुप्त चर्चा की। अब विजेंद्र यादव से नीतीश कुमार चर्चा करें तो खबरें आखिर बनती क्यों है? खबरें इसलिए बनती है क्योंकि नीतीश कुमार जब राष्ट्रीय जनता दल के साथ महागठबंधन सरकार का हिस्सा बने थे, तो उस वक्त भी उस सरकार के आर्किटेक्ट के तौर पर जिन नामों का जिक्र किया गया था, उसमें से विजेंद्र यादव का नाम सबसे ऊपर लिया जा रहा था। खैर, इन सब के बीच जो एक बड़ी खबर यह है कि रामविलास पासवान की पहली पत्नी राजकुमारी देवी के दामाद धनंजय कुमार उर्फ मृणाल पासवान बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। आप हमारी स्क्रीन पर ये चिट्ठी भी देख सकते हैं। और वो अध्यक्ष बनाए गए हैं। और अध्यक्ष जब वो बनाए गए हैं तो उन्हें कैबिनेट रैंक भी मिला है। और जब कैबिनेट रैंक उन्हें मिला है, तो पासवान परिवार में जहां एक तरफ चाचा भतीजे की लड़ाई थी, तो क्या ये लड़ाई अब रामविलास पासवान के अपने कुनबे में भी चल पड़ी है? इन सब सवालों पर चर्चा के लिए हम चलते हैं वरिष्ठ पत्रकार, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक और बिहार की राजनीति के लाइव वायर कहे जाने वाले ऋषि मिश्रा जी के पास। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। और सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आखिर नीतीश कुमार ने रामविलास पासवान के कुनबे में कैसे सेंध लगा दी है? किस तरह से धनंजय कुमार उर्फ मृणाल पासवान, जो रामविलास पासवान के दामाद हैं, उनके पहली पत्नी के परिवार से आते हैं, उनको एक महत्वपूर्ण पद और कैबिनेट रैंक देकर एक तीसरा एंगल पासवान परिवार में खड़ा करने की जो कोशिश है, कहीं ये 2020 के चिराग मॉडल का बदला तो नहीं है, राजनीतिक बदला? या फिर 2025 में चिराग मॉडल पार्ट 2 को अमल में आने के पहले ही फुस कर देने की तैयारी तो नहीं है? क्या है इसके पीछे का गणित? देखिए, दुश्मन का जो दुश्मन होता है वह दोस्त होता है। दुश्मन का जो दुश्मन अगले का दोस्त होता है। यही फॉर्मूला नीतीश कुमार ने कहीं न कहीं चिराग पासवान के साथ अप्लाई कर दिया है। आपको मालूम है कि रामविलास पासवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान ने 2 शादियां की थी। पहले जो पत्नी है उनसे 2 बेटियां हैं और दोनों जो बेटियां हैं या उनके हस्बैंड है पॉलिटिकली एक्टिव हैं। एक जेडीयू में है, मृणाल पासवान जो है वो जेडीयू में है, और दूसरे जो दामाद हैं अनिल साधु वो राजद में है और राजद दलित प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और दोनों का जो इक्वेशन है चिराग पासवान से, खासकर पॉलिटिकल इक्वेशन, सामाजिक इक्वेशन, पारिवारिक इक्वेशन 36 का आंकड़ा साला और बहनों और बहन और भाई के बीच में है जी। नीतीश कुमार ने कम से कम, देखिए कितना पासवान समाज को वो जोड़ पाएंगे, कितना वो रामविलास पासवान के आधार वोट में सेंध लगा पाते हैं, ये अलग बात है। लेकिन एक सांकेतिक रूप से चिराग पासवान को चिढ़ाने के लिए, चिराग पासवान को मतलब एक दर्द देने के लिए, क्योंकि जिससे आपकी दुश्मनी है, मान लीजिए आप चिराग पासवान है और आपका जिससे मतलब एक तरह से 36 का आंकड़ा है, उसको हम मंत्री बना दें, राज्य मंत्री का दर्जा दे दें, किसी आयोग का अध्यक्ष बना दें, तो कहीं ना कहीं उनको पीड़ा देने का काम तो आपने किया। और नीतीश कुमार बहुत ही सदे हुए नेता है, ठीक है, कई
तरह का जो चर्चा नीतीश कुमार को लेकर चलता है, उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनके मानसिक स्थिति को लेकर, लेकिन जो वह पॉलिटिकली डिसीजन प्रत्येक दिन ले रहे हैं, वो कहीं न कहीं एक जो एक मजे हुए खिलाड़ी होते हैं, खासकर राजनीति के जो मजे हुए खिलाड़ी होते हैं, वैसा प्रतीत होता है अभिषेक जी। और कहीं न कहीं मृणाल पासवान को अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बना के कहीं न कहीं जो एक निशाना साधने का काम नीतीश कुमार ने चिराग पासवान के प्रति किया है, उसमें मुझे लगता है कहीं न कहीं सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। जी। ऋषि जी, इस प्रसंग को देखकर मुझे एक प्रसंग की याद आ रही है। राष्ट्रीय राजनीति का वो काफी चर्चित प्रसंग है। दरअसल विजय राजे सिंधिया और माधवराव सिंधिया दोनों जनसंघ में हुआ करते थे। भारतीय जनता पार्टी का जो पुराना अवतार था जनसंघ, उसमें हुआ करते थे। इंदिरा गांधी ने जनसंघ के को कमजोर करने के इरादे से, कहा जाता है, क्योंकि जनसंघ की फाइनेंसर एक तरह से कहा जाता है कि शुरुआती दौर में भारतीय जनता पार्टी भी विजय राजे सिंधिया के संसाधनों पर चली थी, ग्वालियर घराने के। और उस घराने में ही सेंध लगा दी थी इंदिरा गांधी ने, जब माधवराव सिंधिया को तोड़ करके कांग्रेस पार्टी का हिस्सा बना दिया था। वो राजनीति इंदिरा गांधी ने एक जमाने में की थी। ठीक इसी तरह की राजनीति आप देखिए उत्तर प्रदेश में हुई 2016-17 में, जब विधानसभा चुनाव के ठीक पहले चाचा भतीजे भिड़ गए थे, शिवपाल सिंह यादव और उस वक्त के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। ठीक इसी तरीके से रामविलास पासवान के कुनबे में भी एक बार टूट हुई। वहां भी चाचा भतीजे यानी रामविलास पासवान के भाई पशुपति कुमार पारस, जो अब राजद गठबंधन में है, और दूसरी तरफ चिराग पासवान, वो पार्टी भी टूटी। लेकिन अब दूसरी बार चिराग पासवान के एक सामने से नए कुनबे को सामने लाना, ये राजनीति कौन सी है? क्योंकि अब तो अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक आयोग है, वो कोई सवर्ण आयोग की तरह वैधानिक आयोग नहीं है, संवैधानिक आयोग है। और संवैधानिक आयोग के अध्यक्ष का दर्जा बिहार के कैबिनेट मंत्री का दर्जा है। वो दर्जा, वो लाल बत्ती, वो सरकारी बंगला और वो ग्लैमर लेकर के जब बिहार की सड़कों पर मृणाल पासवान निकलेंगे, फिर बताएंगे कि असली वारिस 100% पासवान हम ही है, नेता 100% पासवान नेता, तो क्या आपको लगता है नीतीश कुमार ने उनके लिए कहीं विधानसभा की सीट भी तो नहीं ढूंढ रखी है जहां से उनको चुनाव लड़ाया जा सकता हो? और वो भी हाजीपुर लोकसभा में राजा पाकड़ की भी चर्चा कुछ लोग कर रहे हैं। जी, ताकत देने का काम तो नीतीश कुमार ने किया है। अब वो कितना अपने समाज में पैठ बना पाते हैं, कितना समाज का वोट पार्टी को दिला पाते हैं, एनडीए को दिला पाते हैं, जेडीयू को दिला पाते हैं। हालांकि मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि आज भी पासवान समाज का जो समर्पण है वो चिराग पासवान के प्रति है। उसमें चिराग पासवान का कोई रोल नहीं है, लेकिन उनके पिता का जो एक मतलब अभा मंडल था, उसका प्रतिफल जो है उनके पुत्र को मिल रहा है। लेकिन नीतीश कुमार ने मृणाल पासवान को राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री का दर्जा देके कहीं न कहीं उनको एक पावर देने का काम किया है, एक ग्लैमर देने का काम किया है, जान फूंकने का काम किया है, और सबसे बड़ा ये है कि दर्द देने का काम किया है। मतलब उनको चिढ़ाने का काम किया है। जैसे शशि थरूर, बीजेपी कांग्रेस के किसी भी अन्य सांसद को भी भेजा जा सकता था, लेकिन शशि थरूर को ही क्यों? क्योंकि इन दिनों शशि थरूर का कांग्रेस में जो इक्वेशन है वो ठीक नहीं है अपने उनके पार्टी हाईकमान से। तो शशि थरूर को भेज के कहीं ना कहीं कांग्रेस को दर्द देने का काम किया बीजेपी। उसी तरह मृणाल पासवान को भेजकर चिराग पासवान को चिढ़ाने का मतलब प्रयास किया है नीतीश कुमार ने। अब चिराग पासवान डायरेक्ट अटैक भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक तो उनके बहनोई है, दूसरे वो पासवान समाज से हैं। एक बार सुन तो लीजिए, एक तो उनके बहनोई हैं, दूसरा वो पासवान समाज से हैं। यदि उनका विरोध करेंगे तो ये मैसेज आएगा कि पासवानों में मलाई खाने का काम सिर्फ की जिम्मेवारी क्या सिर्फ चिराग पासवान की है? क्या अन्य पासवान समाज से आने वाले कोई अन्य आदमी उच्च पदों पे नहीं जा सकता है? तो गाय बगाए आप विरोध भी नहीं कर सकते हैं। तो नीतीश कुमार, अच्छा, एक और मजेदार खबर है ऋषि जी, इसी में मजेदार खबर एक ये है कि अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष तो धनंजय कुमार उर्फ मृणाल पासवान, जो रामविलास पासवान के दामाद हैं, वो बन ही गए हैं। इस आयोग का उपाध्यक्ष, जिन्हें राज्य मंत्री का दर्जा होगा, वो जीतन राम मांझी के दामाद देवेंद्र कुमार मांझी हैं। ये अपने आप में एक
अजब सी राजनीति है। नीतीश कुमार परिवारवाद की राजनीति के विरोधी हैं, लेकिन परिवार के अंदर किसको कैसे संतोष मांझी ज्यादा ऊपर न चले जाए, मांझी समाज के बड़े नेता न बन जाए, उसका जुगाड़ ढूंढ रहे हैं। तो क्या अब ये मान लेना चाहिए कि अशोक चौधरी जो बिहार में पासी समाज के एक बड़े नेता के तौर पर अपने आप को देख रहे हैं, उन्हें लगता है कि पूरे बिहार के पासी समाज के वो नेता है। नीतीश कुमार का अगला निशाना पासी समाज के नेतृत्व पर तो नहीं है। और एक और देखिए है, आपको मैं बता दूं, ललन राम जो औरंगाबाद जिले के हैं, और औरंगाबाद जिले से ही ललन राम जिस रविदास समाज से आते हैं, उसी समाज के नेता को कांग्रेस ने बिहार में कमान दे दी है, राजेश राम को। ललन राम को अनुसूचित जाति आयोग का सदस्य बनाया गया है। खैर, सदस्य का ग्लैमर उतना बड़ा नहीं होगा जो अध्यक्ष का होगा, लिहाजा राजेश राम के ग्लैमर को तो मैच नहीं कर पाएंगे, ये बात जरूर है। लेकिन देवेंद्र माझी को जिस ढंग से दिया गया है जगह, क्या अब अशोक चौधरी की जगह भी नया पासी नेता नीतीश कुमार खड़ा कर देंगे कि लड़ते रहो भाई, देखिए कौन बड़ा नेता है? देखिए नीतीश कुमार बहुत ही सधे हुए नेता हैं, राजनीति को बेहतर समझते हैं। आप देखिए कैसे एक छोटा सा आधार, उनका जो सामाजिक आधार है, पॉलिटिकल जो बेस है, बहुत छोटा सा लवकुश, लवकुश में वो लब के हैं, कुर्मी समाज से आते हैं। फिर भी देखिए उन्होंने क्या किया, गैर यादव ओबीसी को अपनी तरफ अटैक कर लिया, दलित में महादलित कर दिया जी। मतलब माइनस पासवान सभी दलितों को महादलित कैटेगरी में वो लेके आ गए। जो उस समय एक दलित नेता के रूप में रामविलास पासवान उभर रहे थे, भविष्य में नीतीश कुमार के लिए चैलेंज साबित होते, उनको कमजोर करने का काम किया। इसी तरह जीताराम मांझी कभी इधर बयान देते हैं, कभी उधर बयान देते हैं, अपने पुत्र को पार्टी का उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं, बना भी दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके पुत्री हैं, संतोष मांझी हैं, तो उनके दामाद को उन्होंने आगे कर दिया है। और बेटे और दामाद का क्या इक्वेशन होता है अपने समाज में, आप समझते हैं जी। चंद्रबाबू नायडू भी किसी के दामाद थे। हाँ, एनटी रामाराव के किसी के क्या है, एनटी रामाराव के दामाद थे। और एनटी रामाराव का क्या राजनीतिक नुकसान पहुंचा है एनटी रामाराव का चंद्रबाबू नायडू, कहने की जरूरत नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का पॉलिटिकल चाल है, सधा हुआ चाल है, जिसमें अपने विरोधी को कैसे ठिकाना लगाना है। जैसे राजस्थान में अशोक गहलोत, बिहार में नीतीश कुमार, ऐसे जैसे केंद्रीय राजनीति में नरेंद्र मोदी। आज नरेंद्र मोदी को चैलेंज करने वाला भाजपा में कोई नहीं है। आज जो आप ये तमाम ये यात्रा देख रहे हैं, रोड शो देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं? क्योंकि नरेंद्र मोदी पहलगाम के बाद कमजोर हुए हैं। जी, कल तो और कमजोर हो गए सीडीएस के बयान के बाद। विश्व गुरु का जो एक हवामंडल बनाए हुए थे, काल्पनिक छवि बनाए हुए थे कि हम विश्व गुरु हैं, भारत विश्व गुरु है ड्यू टू नरेंद्र मोदी, उस विश्व गुरु वाले गुब्बारा में तो पिन घुमा, मतलब भोप दिया इन्होंने ट्रम्प फूफा ने। मतलब इनके जो दोस्त थे ट्रम्प साहब ने तो बार बार कल भी बयान दिया है उन्होंने जी, 11वीं बार बोला है। तो ये रोड शो, ये जो राष्ट्रभक्ति का जो भावना जगा रहे हैं रोड शो करके, वो राष्ट्रभक्ति से कोई लेना देना नहीं है। उनका जो पॉलिटिकल पोजीशन है पार्टी में, सरकार में और वैश्विक स्तर पे, वो कमजोर हुआ है। ठीक है, तो उनको ढकना है, एक सवाल इससे जुड़ा हुआ है। उसी तरह नीतीश कुमार अपने जो पॉलिटिकल कंपिटिटर हैं, जो गाय बगाए नीतीश कुमार को चैलेंज करना चाहते हैं, उनको ठिकाना लगाने का एक सदा हुआ पहल मैं मानता हूं। जी ऋषि जी, एक इसमें जो इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है। कई दिनों से, हालांकि हमारे चैनल ने और हमने लगातार इस बात को डिनाई किया, क्योंकि किसी मेडिकल बोर्ड ने कुछ कहा नहीं था, तो हम इस चीज पर क्यों चर्चा करते। लेकिन अक्सर कुछ विपक्षी दल और कुछ मीडिया वाले भी इस तरह की खबरों को हवा देते दिखाई दिए कि नीतीश कुमार का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, दिमागी हालत ठीक नहीं है। लेकिन ऋषि जी, जरा दर्शकों को यह बताइए कि जिस राजनेता की दिमागी हालत ठीक नहीं होगी, वो नेता इतना बड़ा दांव खेल देगा कि अच्छा, चिराग पासवान को कैसे निपटाना है तो ऐसे निपटाना है, भारतीय जनता पार्टी को कैसे औकात में रखना है तो ऐसे रखना है, राष्ट्रीय जनता दल को कैसे स्टेफनी बनने के लिए हरदम तैयार मुद्रा में रखना है तो ऐसे रखना है। ये इतना बड़ा दांव नीतीश कुमार खेल देंगे? क्या आपको लगता है कि कोई मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति इतना बड़ा दांव खेल सकता है? मुझे तो नहीं लगता।
देखिए जो भी डिसीजन ले रहे हैं वे सधे हुए डिसीजन ले रहे हैं, और वर्तमान हालात में भी तमाम तरह के अटकलें लगाई जा रही है, लेकिन उन अटकलों के बीच में भी नीतीश कुमार जो डिसीजन ले रहे हैं, एक सधे हुए जो पॉलिटिशियन होते हैं उनकी तरह वो डिसीजन ले रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार गाहे बगाहे खुद से ऐसे सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं, जैसे उस दिन ही जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं एस सिद्धार्थ, उनको सर पर गमला रखने की क्या जरूरत थी उनको जी। तो ये जो बिहार कैबिनेट के एक बड़े वरिष्ठ मंत्री से हमारी बातचीत हुई, मैं नाम नहीं लूंगा, वो भी इस बात से सहमत थे कि आप खुद एक अपोजिशन को, मीडिया को मतलब हाइप क्रिएट करने का मौका देते हैं। नहीं तो कहीं ऐसा तो नहीं है ऋषि जी, लेकिन जो कहीं ऐसा तो नहीं है जैसे नरेंद्र मोदी जो बोलते हैं। मैं तो मानता हूं कि नरेंद्र मोदी विद्वान व्यक्ति, मुझे लगता है कि भारत में मतलब भाई जिस ढंग की बातें नरेंद्र मोदी जी करते हैं, मुझे लगता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर या आचार्य नरेंद्र देव के बाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद इस देश में सबसे विद्वान राजनेता नरेंद्र मोदी ही हुए हैं। क्योंकि जिस ढंग की बातें वो करते हैं, कई बार नेगेटिव चर्चा बनती है, उससे किसी बहाने चर्चा तो होती है। रडार को बादलों के पीछे छिपा देना, नाले की गैस से चाय बनाना, इस तरह की बातें जो करते हैं, तो हो सकता है नीतीश कुमार को भी लगा होगा कभी कि कुछ उटपटांग हरकतें करो तो चर्चा में बने रहो। चर्चा, पर्चा और खर्चा। हाँ, आलू सोना वाला भी बयान नरेंद्र मोदी ने दिया था, और उनके आईटी टीम ने राहुल गांधी से उस बयान को राहुल गांधी इस बयान को धो रहे हैं जी। अब से कुछ पूछ रहे थे जी। तो एक बयान और आया है ट्वीट के माध्यम से, एक चिट्ठी के माध्यम से। वो बयान है चिराग पासवान के सांसद बहनोई अरुण भारती का। चिराग पासवान के एक जीजा पक्ष में है, दो जीजा उनके खिलाफ है। एक नीतीश कुमार के पाले में है, एक लालू यादव के पाले में है, और एक जो उनके अपने पाले में जीजा है, उन जीजा की बात यदि करें तो उन्होंने बयान देकर के ट्वीट के माध्यम से कहा है, चिट्ठी के माध्यम से कहा है कि पार्टी कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि बिहार चिराग पासवान को पुकार रहा है, तो चिराग पासवान बिहार में किसी एक जमात के नहीं, यानी दलित समाज के नहीं, पासवान समाज के नहीं, बल्कि पूरे बिहार के नेता है, सर्व समाज के नेता है। इसलिए चिराग पासवान बिहार में रिजर्व सीट से नहीं, सामान्य सीट से चुनाव लड़े, ये पार्टी की इच्छा है। मोटे तौर पर कहें तो एक तरह से ऐलान कर दिया गया है कि चिराग पासवान विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे, लेकिन रिजर्व सीट से नहीं, जनरल सीट से लड़ेंगे। क्या लगता है इस ऐलान के पीछे नीतीश कुमार के मृणाल पासवान वाले दांव को धोबी पाट देने की तैयारी है, या उससे घबरा कर लिया गया फैसला है? देखिए, चिराग पासवान नो डाउट युवाओं में उनका क्रेज है, पॉपुलर भी है। तमाम जो सर्वे किया जा रहा है इन दिनों बिहार में, तो तेजस्वी यादव के बाद किसी युवा चेहरों को लेकर चर्चा है, उसमें चिराग पासवान है। लेकिन चिराग पासवान पॉलिटिकली उतने मैच्योर मुझे नहीं लग रहे हैं। जितने भी उन्होंने डिसीजन लिए हैं या जिन लोगों को उन्होंने टिकट दिया है, एक तो खुद सांसद है, उनके बहनोई सांसद है, बाकी जिन लोगों को टिकट दिया है या तो किसी के बेटी है, या ये कोई बहुत बड़ा पैसा वाला धन पशु है, या किसी की कोई बड़े राजनेता की पत्नी है। कोई आम कार्यकर्ता को उन्होंने टिकट नहीं दिया है। यदि किसी आम, आप बहुत पॉपुलर हैं, बहुत आपका आधार वोट है, तो आम कार्यकर्ता को टिकट देके देखते, किसी गरीब दलित को टिकट देके देखते, वो उनको जिता के लाते। जो समाज आज आपको अपने सर पे बैठा रखा है, जिस समाज के कारण आपको बिहार में हर पार्टी, हर गठबंधन पूछ रही है, उस समाज से किसी व्यक्ति को तो आपने विधानसभा या पार्लियामेंट भेजा नहीं है। तो नो डाउट आपको यदि आपका स्पेस बढ़ाना है तो ठीक है, आपको जनरल सीट से लड़ना चाहिए। लेकिन जो समाज आपको बैकअप दे रहा है, उस समाज को भी आप बूस्टअप करने की जिम्मेवारी आपकी है। आप बता दीजिए ना, आज आप उनके पार्टी में देख लीजिए, या कितना कारगर होगा ऋषि जी, ये दांव कितना कारगर होगा जनरल सीट से चिराग पासवान को लड़ाने का? देखिए, चिराग पासवान को वोट मिलेगा, जनरल सीट से चुनाव लड़ेंगे तो वोट मिलेगा। पार्टी को कितना उससे बूस्टअप मिलता है, ये देखने वाली बात है। देखिए, चिराग पासवान के पार्टी में देखिए जितने भी आसपास जो नेता हैं या प्रदेश अध्यक्ष संसदीय बोर्ड के जो नेता हैं, वो फॉरवर्ड समाज के हैं, अग्रणी समाज के हैं। आप देखिए, हुलास पांडे भूमिहार हैं, जो उनके राजू तिवारी ब्राह्मण हैं। कितने नेता हैं, जितने भी पूर्व ठेकेदार हैं?
ठेकेदार नहीं है, ठेकेदार भी नहीं है, बाहुबली सब है, ये सब बाहुबली हैं, अपने जमाने के अलग तरह के गांधीवादी लोग हैं, अलग तरह के गांधीवादी लोग। हम अधिक नहीं बोलेंगे क्योंकि मेरा भी बिहार से नाता है, बिहार आना जाना रहता है, और इन बाहुबलियों से हमें डर भी लगता है। और एक बिहार में कहावत है, ज्यादा बोलोगे तो 6 इंच ऊपर से छोटा कर देंगे, तो हमको छोटा नहीं होना है। लेकिन किस प्रकार के गांधीवादी हैं आप भी जानते हैं, हमारे दर्शक भी जानते हैं, ये चिराग पासवान भी जानते हैं। लोजपा वही पार्टी है जिन्होंने रंजीत डॉन तक को टिकट दे दिया, पेपर लीक का सब इतना बड़ा माफिया, उसको भी टिकट दे दिया। क्या कीजिए ऋषि जी, अब मूल सवाल पर आते हैं, पब्लिक भी चुन के भेजती है। ऋषि जी, असली सवाल पर आते हैं। बहुत चर्चा है प्रधानमंत्री के जाने के बाद से कि नीतीश कुमार लौटे, सीधे विजेंद्र यादव को बुलाया, 1.25 घंटे तक क्या बातचीत हुई। और कई लोग तो ये कह रहे हैं, खासकर मृणाल पासवान वाले दांव को देखने के बाद, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तेज प्रताप यादव को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित करने की सलाह लालू यादव को नीतीश कुमार ने ही तो नहीं दी है। विजेंद्र यादव को बुलाना और हर परिवार, हर राजनीतिक परिवार में खेला होना, घर में, पार्टी में ही नहीं, परिवार में, ये क्या है? राजनीति में कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता है। हो सकता है कि तेजस्वी के विरुद्ध तेज प्रताप को खड़ा कर दी बीजेपी यानी पार्टी। तेज प्रताप की जो सेकेंड जो महिला है जिनका नाम उनसे जुड़ रहा है, हो सकता है शांभवी क्या नाम है उनका, मैं नाम भूल रहा हूँ, अनुष्का यादव, अनुष्का यादव को मतलब तेजस्वी यादव के विरुद्ध खड़ा कर दिया जाए। तो राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। विजेंद्र यादव मजे हुए नेता है, सीमांचल मतलब क्या कहते हैं, जो ये सीमांचल वाला जो एरिया है, कोसी बेल्ट जो है, कोसी वाला जो बेल्ट है, या सीमांचल को भी जोड़ लीजिए, तो उस एरिया के वो राजनीति के पितामह है। अब विजेंद्र यादव की जो छवि है, ऑन एवरेज क्लीन छवि है, राजनीति को समझते हैं, और उनका लालू यादव से भी बहुत मतलब करीबी नाता रिश्ता रहा है पॉलिटिकली। तो हो सकता है कि जो नीतीश कुमार के मन में कुछ चल रहा है, क्योंकि आपने देखा उस दिन भी हम लोगों को उम्मीद थी, तमाम पत्रकारों को उम्मीद था, जेडीयू को भी उम्मीद थी कि भाई नीतीश कुमार के नाम को लेकर कुछ घोषणा करेंगे नरेंद्र मोदी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। हालांकि नीतीश कुमार वहां के आम आवाम जो जनता आई हुई थी उसको कई बार खड़ा करके नरेंद्र मोदी जी का अभिवादन कराने का प्रयास किया, तमाम तरह के लुभाने का प्रयास नीतीश कुमार ने किया, लेकिन नरेंद्र मोदी का दिल पसीजा नहीं। अब दिल कब पसीजता है नरेंद्र मोदी का, लेकिन एक बात मैं आज कह दूं, किसी भी हालात में नीतीश कुमार एनडीए को नहीं छोड़ेंगे, ना बीजेपी उनको जाने देगी। तमाम जो नीतीश कुमार के शर्त हैं चुनाव से पूर्व, उसको बीजेपी को मानना होगा, क्योंकि पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर के बाद बीजेपी कोई रिस्क लेने के कैपेसिटी में नहीं है। बिहार आप हारते हैं, इसका असर बंगाल आपको पड़ेगा, बंगाल हारेंगे इसका असर उत्तर प्रदेश पड़ेगा। उसके बाद क्या हालात होंगे नरेंद्र मोदी जी का, मैं एक बात खत्म कर दूं, नरेंद्र मोदी जी को बीजेपी के अंदर से चैलेंज मिलने वाला है। संघ खुद पसंद नहीं कर रहा, आप देख लीजिए, संघ का एक भी बयान दिखा दीजिए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो सरकार को कवर फायर देते हुए दिख रहा हो। जिस प्रकार से इन्होंने हैंडल किया, संघ काफी नाराज है। और बिहार, बंगाल और यूपी यदि नरेंद्र मोदी के लीडरशिप में चुनाव आप हारते हैं तो स्थिति क्या होगी कहने की जरूरत नहीं है। इसीलिए किसी भी हालात में नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी नहीं छोड़ेंगे। जी ऋषि जी, आप कह रहे हैं नहीं छोड़ेंगे, ना तो जेडीयू बड़ा भाई होगी एनडीए में, इसका ऐलान हो रहा है, ना ही इसका ऐलान हो रहा है कि नीतीश कुमार अगले 5 साल के लिए एनडीए के सीएम कैंडिडेट होंगे। कोई भी ऐलान नहीं हो रहा है। नीतीश कुमार भी एनडीए को सांसत में रखे हुए हैं। और कहा जाता है कि प्रधानमंत्री ने जो भाजपा नेताओं के साथ प्रदेश कार्यालय में क्लोज डोर मीटिंग की, उसमें सबको कहा कि हमने बहुत दिन संयम रखा, आप लोगों को भी संयम रखना सीखना चाहिए। जिनको टिकट नहीं मिलता वो नाराज हो जाते हैं, मतलब बागी हो जाते हैं। ये सारी बातें कही। तो ये क्या था, नीतीश कुमार के नेतृत्व पर मनाने की कोशिश है पार्टी नेताओं को, या कुछ बुजुर्गों का टिकट काटने की कोशिश है और नए लोगों को टिकट देने की कोशिश है? क्या कर रहे हैं आखिर प्रधानमंत्री? दो बातें हैं। ये धैर्य रखने वाले जो मैसेज है तो खुद नरेंद्र मोदी अपने पर अप्लाई करते हैं, आडवाणी जी को प्रधानमंत्री बनने देते। दूसरी बात ये मैं बता दूं, बीजेपी में कोई ऐसा नेता अभी पैदा नहीं लिया है, ना है, जो नरेंद्र मोदी के लीडरशिप को चैलेंज करे, या नरेंद्र मोदी कोई डिसीजन ले ले उसको लेकर असंतुष्ट, अपनी पसंद
और मतलब जो होते हैं मतलब नाराजगी दिखाए, ऐसा कोई नेता नहीं है। हाँ, इसको आप टिकट से जोड़ कर दे सकते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे पुराने नेता हैं, ओल्ड नेता हैं, जैसे महाचंद्र सिंह, जिनको अभी उच्च आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, तो वो भी बेचारे बाल उल रंग के टिकट के तैयारी में लगे हुए थे। वो स्पॉट्स, वो कौन होता है सुबह में जो टिकट की पहन के तैयारी के लिए बाल रंगना पड़ता है क्या? अरे यंग दिखना पड़ता है भाई साहब। वो हमारे पिताजी को पढ़ाए हुए हैं, मेरे फादर को पढ़ाए हुए हैं महाचंद्र सिंह। मेरे फादर का एज 72 साल का है। महाचंद्र सिंह हमारे फादर को पढ़ाए हुए हैं। आप समझ सकते हैं, वो भी बाल उल रंग के ट्रैक सूट पहन के, स्पॉट सूट पहन के सुबह में जॉगिंग करते हैं, युवा की तरह, ताकि पार्टी को लगे कि भाई नहीं, महाचंद्र सिंह अभी 80 क्रॉस नहीं किए हैं, 85 क्रॉस नहीं किए, उनको भी टिकट की जरूरत है। तो उनको आयोग में भेज के सेट कर दिया गया है। जिन जिन लोगों का टिकट काटना है, बीजेपी की नई कार्यकारिणी बनी है, उसमें एडजस्ट कर दिया गया है कि भैया जाइए आप संगठन में काम देखिए, ठीक है। तो महाचंद्र सिंह जैसे नेताओं को अब टिकट नहीं मिलना है। यंग बीजेपी यंग और फ्रेश चेहरा को लेकर आएगी, उन विधायकों को टिकट काटेगी जिनका जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है। नहीं तो यंग लोगों में, ऋषि जी, यंग लोगों में तो एक आपके मित्र है, आपके साथ पैनल में बैठते हैं, प्रेम शुक्ला। इतनी भद्दी भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है कांग्रेस प्रवक्ता के लिए, सुरेंद्र राजपूत की मां के लिए, मतलब हम उनको शब्दों में यहाँ पर नहीं कह सकते। क्या आपको लगता है यंग लोगों के नाम पर यही लोग लाए जाएंगे क्या? देखिए, नहीं देखिए, प्रेम शुक्ला के प्रति मेरी सहानुभूति है। बेचारे जिस मकसद से शिवसेना छोड़ के बीजेपी में आए, आज बीजेपी में कई सालों से अशोक गहलोत के भाषा में रगड़ाई हो चुकी है उनकी। अशोक गहलोत कहते हैं ना, पायलट की रगड़ाई नहीं हुई और नेता बन गए। तो रगड़ाई कई सालों तक हो गई, लेकिन न राज्यसभा मिला, न लोकसभा का टिकट मिला, न विधानसभा का टिकट मिला। तो फ्रस्ट्रेशन जो है जग जाहिर है। लेकिन प्रवक्ताओं को थोड़ा संभल कर बोलना चाहिए। हालांकि जो सुरेंद्र राजपूत भी हैं, उन्होंने उसी भाषा में जवाब दिया, लेकिन उससे 2 कदम आगे बढ़ के प्रेम शुक्ला ने उनके माँ उनकी माँ के लिए जो अनपार्लियामेंट्री शब्दों का इस्तेमाल किया। भैया, सुरेंद्र राजपूत की जो माँ है वो मेरी भी माँ है, प्रेम शुक्ला की माँ है। माँ तो माँ शब्द अपने आप में इतना भारी शब्द है जी। ये किसी के माँ का अपमान करना, और आजकल डिबेट में तो जनरल हो गया एक दूसरे को गाली देना। वो भी राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता भी अपने आप को मतलब पार्टी विद डिफरेंस, संस्कार और कल्चर वाली पार्टी के प्रवक्ता इस प्रकार का बिहेव करेंगे, चाहे वो कांग्रेस के हों या बीजेपी के हों, ये सही नहीं है। लेकिन प्रेम शुक्ला जी के साथ मेरा सहानुभूति, हमारे अच्छे मित्र, बड़े भाई जैसे हैं जी। मैं बड़ा रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन उनके साथ सहानुभूति है। शिवसेना जिस मकसद से छोड़े थे, वो मकसद उनका पूरा हो तो वो नहीं दिख रहा है। अब कोई नेता कितने दिनों तक रगड़ाएगा भाई? तो अपना फ्रस्ट्रेशन उठपटांग बयान देकर निकालेगा। खैर ऋषि जी, इस चर्चा को हम यहीं पर विराम देते हैं। जिस प्रकार से एक बात और कहूं, देखिए, राजेश राम जी ने जो कल पीएमसीएच में बेहतरीन काम किया है, उसके लिए मैं साधुवाद देता हूं। एक दलित बच्ची के साथ जिस प्रकार से हैवानियत किया गया मुजफ्फरपुर में, और हालात देखिए पीएमसीएच में, जब राजेश राम प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय पार्टी का बिहार इकाई का प्रदेश अध्यक्ष पीएमसीएच में मौजूद है, फिर भी उस बच्ची को बेड समय के साथ नहीं मिल पाया। जब जद्दोजहद के बाद जब प्रदर्शन हुआ, नारेबाजी हुई, तब जाके उसको मिला। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में स्वास्थ्य महकमा की क्या स्थिति है, जब पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, जी, तमाम बड़े कार्यकर्ता नेता, चिराग स्वास्थ्य मंत्री का बेटा राजेश राम के पिताजी खुद बिहार के स्वास्थ्य मंत्री रहे। लेकिन मैं राजेश राम जी को साधुवाद दूंगा, उस गरीब बच्ची के दर्द मर्म को उन्होंने समझा। ये उनके लिए, इस चीज के लिए मैं उनको साधुवाद देता हूं। ऐसे ही आम लोगों के मुद्दों को उठाइए, चाहे किसी भी पार्टी का नेता हो, तभी आप जन नेता बन पाइएगा। एसी में बैठ के बातें बनाने से या पांचों कार्यकर्ता के बीच में अपना गुणगान कराने से कोई नेता नहीं बन पाता है। रगड़ाई होनी चाहिए, रगड़ाई। ऋषि जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि नीतीश कुमार जिस ढंग से एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को किनारे लगाने के लिए अंदर ही अंदर खुरच रहे हैं, दूसरी तरफ चिराग मॉडल का दर्द उन्होंने भूला नहीं है। तो चिराग मॉडल को एक बड़ी एंटीबायोटिक राजनीतिक दवा वो दे रहे हैं। और उन सब से आगे बढ़कर देखें
तो जिस प्रकार से बिहार में महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन के बारे में चर्चा होती है कि इसमें कुछ भी सामान्य नहीं है, अब तो साफ-साफ दिखता है कि पहले जनता दल यूनाइटेड के लोग भारतीय जनता पार्टी के रुख से घबराए से दिख रहे थे। अब पूरा 180 डिग्री पर रिवर्स गियर लग चुका है और लग रहा है कि नीतीश कुमार कब क्या कौन-सा राजनीतिक दांव खेल देंगे, कब बिहार में विपक्ष परिवर्तन करा देंगे, इस दांव से भारतीय जनता पार्टी अंदर तक इतनी सिहरी हुई दिखाई दे रही है कि जो नीतीश कुमार कहेंगे वो करना उनकी मजबूरी है। अन्यथा अभी तो विजेंद्र यादव के साथ बंद कमरे में बैठक हुई है। कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि किसी दिन ललन सिंह भी बंद कमरे में बैठक करते हुए दिख जाए। कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि नीतीश कुमार के पुराने मित्र लालू यादव किसी दिन स्वास्थ्य का हालचाल लेने या लालू यादव के स्वास्थ्य का हालचाल लेने नीतीश कुमार पहुंच जाए। राजनीति में हालचाल जब लिया जाता है तो हालचाल अक्सर ठीक-ठाक होता है और हालचाल सब ठीक-ठाक है, इसको जताने के पहले राजनीतिक हालचाल जरूर खराब होता है, तभी स्वास्थ्य का हालचाल लेने के बहाने अनौपचारिक से औपचारिक की तरफ बढ़ने की कवायद शुरू होती है। फिलहाल औपचारिक तो इतना ही है कि रामविलास पासवान के घर में बड़ी मजबूती से सेंध लगा दी है नीतीश कुमार ने और अनौपचारिक यही है कि भारतीय जनता पार्टी को ये संदेश वो लगातार दे रहे हैं कि अब ऐसा नहीं है कि 2 बार गलती कर गए थे, अब यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएँगे। अब कहीं भी जा सकता हूँ। ये संदेश देने की पूरी कोशिश वो कर रहे हैं कि मान जाइए विजेंद्र बाबू बंद कमरे में बैठक करने पहुँच चुके हैं, अब कहीं भी नीतीश कुमार जा सकते हैं, अब भी वक़्त है संभल जाइए, नहीं तो खेला गड़बड़ हो सकता है। कुल मिलाकर बिहार की राजनीति में फुल कोऑपरेशन है, कोई विपक्ष नहीं है। आज की तारीख में यदि कोई आपको कहता है कि बिहार में अमुक दल विपक्षी दल है, तो भूल जाइए। नीतीश कुमार जब भाजपा के साथ होते हैं, तो राजद विपक्षी दल कागज पर होती है और जब राजद के साथ होते हैं तो भाजपा विपक्षी दल से सत्ता पक्ष की स्टेपनी बनने को बेकरार दल की भूमिका में होती है। बिहार में विपक्षी दल का कॉन्सेप्ट उस तरह से नहीं है जो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच में है। देखते जाइए क्या होता है, जो भी होगा बड़ा दिलचस्प होगा और उन सब पर हमारी नजर बनी रहेगी। आज की इस बेहद सार्थक चर्चा में जुड़ने के लिए ऋषि जी आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।